गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो अब हाउस प्रॉपर्टी में एक जो कॉन्सेप्ट पेंडिंग है वो पहले कंप्लीट करते हैं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये जो सेक्शन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर है 27। अब ये सेक्शन के अंदर मैं आपको मेजॉरिटी चीज़ें सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट्स ये सेक्शन में रहेंगे। ये सेक्शन को आगे जाके एक और चैप्टर के साथ हम लिंक करेंगे। जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको वापस से ये सेक्शन करवाऊंगा जहां जहां पे भी लिंक हो रहा होगा। आपको ज्यादा क्लैरिटी वो टाइम पे मिलेगा। सो अभी मैं आपको एक बार ये सेक्शन करवा रहा हूं सिर्फ, बट तुम ऐसा ही समझना कि ये सेक्शन वापस से आगे जाके 2-3 चैप्टर्स है जिसमें ये कवर होने वाला है वापस। सो वो टाइम पे तुम्हें क्लैरिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा कि हाँ अब प्रोविजन समझ में आया है। अभी भी प्रोविजन समझेगा लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट्स आ सकते हैं। अब ध्यान से समझो। अब एक एग्जाम्पल लो। ये जो सेक्शन है उसमें टोटल 4 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। पहला पॉइंट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। समझो वरुण जो है उसके पास 5 प्रॉपर्टीज है, 5 घर है उसके पास, और पांचों के पांचों घर उसने एसओपी रखे हैं। कितने घर है उसके पास? और पांचों के पांचों क्या रखे? एसओपी। अब अगर 5 घर उसने एसओपी रखे, टैक्स पर्सपेक्टिव से कितने घर वो एसओपी रख सकता? बाकी के 3 क्या हो जाएंगे? अब डीएलओपी में तो आंसर कहने से पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अब 3 घर पे वरुण जो है उसको क्या लग रहा है? टैक्स। 2 घर में तो आंसर या तो निल होगा या तो नेगेटिव होगा। अब वरुण है ना, टैक्स बचाने के लिए वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग क्या? कि उसने मिसेस वरुण को 3 प्रॉपर्टीज है ना गिफ्ट कर दी। क्या कर दी? 3 प्रॉपर्टीज गिफ्ट। मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज का ओनर वरुण ने किसको बना दिया? मिसेस वरुण को। और मिसेस वरुण से कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया गया है। कंसिडरेशन नहीं लिया गया एंड उसको ओनर बना दिया। अब ऐसा वरुण ने क्यों किया? क्योंकि अब वरुण के हाथ में कहने से 2 एसओपी, मिसेस वरुण के हाथ में भी कहने से 2 एसओपी और 1 डीएलओपी हो जाएगी। जबकि पहले 3 डीएलओपी था और 2 एसओपी था, अब 4 एसओपी हो गया और 1 डीएलओपी। और वो डीएलओपी की भी इनकम जो है ना वो स्पाउस के हाथ में चली गई, वरुण के हाथ में नहीं है वो इनकम। सो लोग क्या करते थे, जस्ट टू अवॉइड टैक्स, बाहर रुको थोड़ा टाइम, जस्ट टू अवॉइड टैक्स वो लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टीज का ये कर देते थे ट्रांसफर। किसके नाम पे? स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दिया जाता था ताकि आपको टैक्स ना लगे, ताकि वो डीएलओपी जो है ना वो कॉन्सेप्ट ना आए। और इसी रीजन के वजह से सेक्शन 27 के अंदर पहला पॉइंट बनाया गया कि अगर एक इंडिविजुअल है, बोलो कौन है? अगर एक इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है? किसको ट्रांसफर कर रहा है? स्पाउस को। एंड स्पाउस से या तो कंसिडरेशन ले ही नहीं रहा है, दैट इज नो कंसिडरेशन, या कंसिडरेशन ले रहा है लेकिन कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। क्या है? इनएडिक्वेट। मतलब ले रहा है लेकिन कंसिडरेशन कम ले रहा है। तो स्पाउस जो है उसको वो क्या बना रहा है कि नहीं से स्पाउस को लीगल ओनर बना रहा है प्रॉपर्टी का, ताकि स्पाउस जो है वो 2 एसओपी रख सके। बट ये सेक्शन 27 बोल रहा है कि अगर किसी भी पर्सन ने ऐसा किया
तो हम ये इंडिविजुअल जो है ना उसी को ओनर मानेंगे, दैट इज अ डीम्ड ओनर। हम ऐसा समझेंगे ही नहीं कि दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल टू स्पाउस। हम ऐसा ही मानेंगे कि इंडिविजुअल आप ही ओनर हो। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 प्रॉपर्टीज का लीगल ओनर वरुण है, ये 3 प्रॉपर्टीज का डीम्ड ओनर वरुण ही है। मतलब वापस से कहने से 2 एसओपी और 3 डीएलओपी। सो सेक्शन 27 क्या है, तो सेक्शन 27 इज डीम्ड ओनरशिप। बोलो क्या है, डीम्ड ओनरशिप। सो अगर एक इंडिविजुअल क्या ट्रांसफर कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी, किसको, फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर, तो फिर जो भी लीगल ओनरशिप है वो भले ही स्पाउस के नाम पे है, बट हम टैक्स पर्सपेक्टिव से ओनर किसको मानेंगे, इंडिविजुअल को। अब यहां पे याद रखना, कहीं पे भी मैंने ये नहीं लिखा है कि हस्बैंड इज ट्रांसफरिंग असेट टू वाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि मिसिस वरुण के पास 5 प्रॉपर्टी हो और वो वरुण को 3 प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करे, गिफ्ट कर दे, तो कौन बन जाएगा डीम्ड ओनर, मिसिस वरुण। क्योंकि मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हस्बैंड टू वाइफ, इंडिविजुअल टू स्पाउस लिखा है, तो इट कैन बी हस्बैंड टू वाइफ और वाइफ टू हस्बैंड। आया समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर चलो ये तो समझ गया कि टैक्स यहाँ पे चोरी कर रहे थे लोग और ये प्रोविजन बना के वो चोरी अभी फेल हो चुकी है, लेकिन सर अगर वरुण ने कोई दूसरा असेट ट्रांसफर कर दिया जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो सर वो सब केस में आगे जाके और एक प्रोविजन अपने को पढ़ना है। सो अभी मैं वो प्रोविजन लेके नहीं आ रहा हूं बीच में, बट जब हम आगे प्रोविजन पढ़ेंगे ना तब मैं ये प्रोविजन वापस से आपको लिंक करवा दूंगा। अभी तुम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो बस। अब ये जो सेक्शन 27 है ना, इसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर देयर इज वन एक्सेप्शन। क्या कि अगर वरुण ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, किसको, मिसेस वरुण को। सो क्या था फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, किसको, फॉर और फॉर, तो स्पाउस जो है शी इज लीगल ओनर, लेकिन हम इंडिविजुअल आप ही को ओनर मानेंगे, दैट इज डीम्ड ओनर। बराबर? अब ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 27, ये सेक्शन में क्या लिखा है कि अगर समझो वरुण ने मिसेस वरुण को 3 प्रॉपर्टीज दी और बोल दिया कि आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। सो इफ सपोज देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, क्या हो चुका है, अग्रीमेंट बन चुका है टू लिव अपार्ट, तो फिर सेक्शन नंबर 27 जो है इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब अब हम ओनर किसको मानेंगे, एक्स मिसेस वरुण को, एंड उसी को ही कहने से हम टैक्स लगाएंगे। आ रहा है समझ में? सो अगर एक इंडिविजुअल असेट ट्रांसफर कर रहा है टू अ स्पाउस फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर, तो हम लीगल ओनर जो है वो तो स्पाउस को मानते हैं, बट टैक्स किसको लगाएंगे, इंडिविजुअल को। एंड दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। पहले इतना समझ में आया? अब इसी में सेकेंड पॉइंट, मैंने आपको बोला था टोटल 4 पॉइंट्स है ये सेक्शन के अंदर। अब मैं जा रहा हूं सेकेंड पॉइंट पे, ध्यान से समझो। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, किसको, माइनर सन या माइनर डॉटर को, माइनर सन या
माइनर डॉटर को फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लीगल ओनर जो है, लीगल ओनर वो माइनर है, लेकिन हम इंडिविजुअल आप ही को वापस से ओनर मानेंगे। अब तुम देखोगे ना, तो अगर हम थोड़ा सा पास्ट की बात करें, तुम समझो ये सब लॉ बना है बहुत पहले, 1961 का एक्ट है। तो अगर हम पास्ट की बात करें ना, अंडरस्टैंड रीज़न बिहाइंड दिस प्रोविजन। क्या होता था कि आज थोड़े साल पहले मेजॉरिटी केसेस में वाइफ जो है ना, वाइफ वो हाउस वाइफ होती है, मतलब वाइफ की कोई इनकम नहीं आती थी। इसीलिए लोग क्या करते थे, हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे असेट ट्रांसफर करते थे। सो आप है ना, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ऐसे केस बहुत रेयर होंगे कि वाइफ ने असेट हस्बैंड को दिया है, क्योंकि क्या होता है, हस्बैंड की पहले से ही इनकम है, वाइफ ने कोई असेट दिया तो उसको और ज्यादा टैक्स लग जाएगा। टैक्स बचाने के लिए मेजॉरिटी केसेस में कौन किसको असेट दे रहा था, हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि वाइफ अर्निंग मेंबर नहीं थी। तो इसीलिए ये प्रोविजन आया। अब माइनर बच्चे बॉर्न होते हैं, कहने से उनको भी कोई इनकम नहीं आ रही है, तो लोग क्या करते थे, पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर कर देते थे ताकि टैक्स जो है वो हम बचा सके। और इसीलिए ये प्रोविजन बनाया कि अगर एक इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, किसको, माइनर को, माइनर सन भी हो सकता है, माइनर डॉटर भी हो सकती है, तो माइनर जो है वो लीगल ओनर बन जाएगा, लेकिन हम इंडिविजुअल आप ही को ओनर मानेंगे, दैट इज अ डीम्ड ओनर। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं यहां पे। पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों को पहचानता कैसे है? पैन के थ्रू पहचानता है, मतलब आपका नाम उनको नहीं पता है क्या है, आपका क्या पता है उनको, पैन। पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ये 10 डिजिट का नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर कितने डिजिट का होता है? जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, तो आपको ICAI कैसे WRO नंबर से जानता है, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन के थ्रू जानता है। पहले ये समझा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या माइनर का परमानेंट अकाउंट नंबर निकल सकता है, हाँ के ना? मेरा क्वेश्चन है हाँ के ना, बस। माइनर का पैन बनेगा कि नहीं? तो आंसर इज यस, माइनर का पैन बनता है। माइनर के पैन पे माइनर का फोटो नहीं आता है, साइन पेरेंट्स का होता है। सो क्या माइनर का भी पैन कार्ड बनता है? आंसर इज यस, आप पैन कार्ड बना सकते हो माइनर के नाम पे। अब आपका फोटो नहीं होगा। फोटो क्यों नहीं होता है? क्योंकि सोचो, आप सब जब बॉर्न हुए और तब आपका पैन बनाया, कहने से आप सबका पैन सेम लगेगा फिर, क्योंकि आप सबका फेस थोड़ी चेंज कितना हो चुका है अभी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं जब आप मेजर हो जाओगे उसके बाद आपका पैन का रिन्यूअल कर देना, फिर आपका फोटो आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू क्यों किए जाते हैं? आप देखो, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चीज़ें रिन्यू इसीलिए होती है क्योंकि अपना फेस जो है वो चेंज होता रहता है। तो वो लोग भी डॉक्यूमेंट सारे क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो इसीलिए आपका जब आप माइनर हो तब आपका पैन पे फोटो नहीं आता है, उधर लिखा रहता है माइनर। और फोटो इसीलिए नहीं क्योंकि सही तो फिर सबका पैन ही सेम लगेगा। आप सबका फेस सेम था जब आप बॉर्न हुए, पता ही नहीं चलेगा वरुण का पैन है कि मिसिस वरुण का पैन है। सो इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग जब मेजर हो जाओगे तब यू कैन से आप पैन रिन्यू करवा लेना। समझा मैंने क्या बोला? अब इसमें मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूं अभी आगे जाके, जिधर आपको डाउट आने वाला है, ध्यान से सुनना। नाउ दिस प्रोविजन, दैट इज सेक्शन नंबर 27, section 27 is deemed ownership. This provision is not applicable if house property is transferred to minor
मैरिड डॉटर। किसको हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया? माइनर मैरिड डॉटर को। तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सो इसका मतलब ये प्रोविजन अप्लाई होगा इफ असेट इज ट्रांसफर्ड टू माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड सन। बट माइनर मैरिड डॉटर को अगर आपने ट्रांसफर किया तो दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। अंडरस्टैंड ये वाले केस में हम ओनर किसको मानेंगे? माइनर मैरिड डॉटर को ही ओनर मानेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं टैक्स किसको लगेगा, अपना डिस्कशन इज ऑन ओनरशिप। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर ये कैसे पॉसिबल है? आ रहा है ऐसा कुछ डाउट? आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? कि ये शादियां कैसे हो सकती है। अब ध्यान से सुनो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप ये समझ रहे हो कि ये इल्लीगल है, बराबर है, इल्लीगल है ही, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ड्रग्स बेचना, ड्रग्स लीगल है कि इल्लीगल है? सोचो वरुण बेचता है, सोचो वरुण जो है वो ड्रग्स बेच रहा है। मतलब मेरा बोलना क्या है कि आज समझो कोई चीज इल्लीगल लीगल है, बट क्या वो होती रहेगी? अब समझो कि अगर वरुण ने लक्ष्य को ड्रग्स बेचा और लक्ष्य ने उसको पेमेंट गूगल पे किया है, तो क्या उस इनकम पे वरुण को टैक्स देना पड़ेगा? ही इज अर्निंग इल्लीगल इनकम, क्या टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज यस। सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आज लीगल है कि इल्लीगल है, दैट इज नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दैट माइट बी एज पर सम अदर लॉ। सो ड्रग्स बेचना लीगल नहीं है, इट्स इल्लीगल, तो भी मार्केट में तो बिक रहा है। अच्छा, शादियां करवाना माइनर की लीगल नहीं है, होती रहेगी क्या शादियां? यस, होती रहेगी। अब वो लीगल इल्लीगल इज नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है? अगर किसी माइनर मैरिड डॉटर को अपने उसके पेरेंट्स ने क्या दिया है? हाउस प्रॉपर्टी दी है, हम वहां पे डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते हैं। अब तुम्हें ना ऐसा समझो ये क्यों बनाया गया है। समझो आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहां पे बच्चे की शादी जब वो माइनर होते हैं तभी हो जाती है। अब यहां पे आप ऐसा समझो कि आज एक पेरेंट है, वो अपनी बेटी का जो माइनर है रिश्ता कहीं पे करवाने जा रहे हैं, समझना सब लोग। अब समझो कि सामने वाली फैमिली इन लोगों से घर मांग रही है दहेज में, और अब ये लोग घर देने के लिए रेडी भी है। बट सोचो अगर इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा प्रोविजन हो कि नहीं नहीं नहीं, ओनर हम पेरेंट्स को ही मानेंगे, हम ओनर वो बेटी को नहीं मानेंगे, पेरेंट्स को ही मानेंगे, तो शायद सामने वाली फैमिली ये रिश्ता अग्री ना करे करने के लिए। तो हम ऐसा समझो कि उन पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा रिलीफ बना रहे हैं कि जो ऐसी सिचुएशन में है कि उनको अपनी बेटियों की शादी करवानी है और उनको घर देना पड़ रहा है। तुम ऐसा मत समझना कि हम एनकरेज कर रहे हैं शादियां करना, एनकरेज नहीं कर रहे हैं। समझो वो पेरेंट्स की मजबूरी है कि उनकी शादियां करवानी पड़ रही है, और इसी रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने एक छोटा सा रिलीफ दिया है कि चलो ओनरशिप जो है ना वो तो बच्ची के नाम पे ही रहेगी। लेकिन एक मिनट, मैंने अभी तक ये नहीं बोला है कि टैक्स किसको लगेगा, ओनरशिप बच्ची के नाम पे है। ओनर हम पेरेंट्स को नहीं मान रहे, उसको मान रहे, ताकि एटलीस्ट क्या है उसके सामने जो ये इन-लॉज है वो अग्री कर ले बस शादी के लिए। अब आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे हम जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम करके। वो चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो भी इनकम आएगी ना बेटी को, वो उस पे टैक्स पेरेंट्स को ही लगेगा। सिर्फ हम ओनर बेटी को मान रहे हैं। गया भेजे में। सो अगर आप माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो तो यू आर ओनली डीम्ड ओनर। माइनर मैरिड डॉटर को करो तो यू आर नॉट डीम्ड ओनर
बट उसको जो भी इनकम आएगी वो आप ही को टैक्स हो जाएगी। समझा? सो ये आपके पहले तो 2 प्रोविजन कंप्लीट हुए हैं। पहला क्या था? इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग असेट हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो भी लीगल ओनरशिप है वो किसके हाथ में चली गई है? स्पाउस के हाथ में, बट हम इंडिविजुअल जो है उसी को ओनर मानेंगे। एंड दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। सेकेंड, अगर एक इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग असेट टू माइनर फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम जो भी लीगल ओनरशिप है वो किसके नाम पे है? माइनर के नाम पे है। हम इंडिविजुअल जो है उसी को ओनर मानेंगे। एंड ये प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होगा अगर असेट किसको ट्रांसफर किया गया है तो माइनर मैरिड डॉटर को। आया इतना समझ में? अब आ रहा है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है ध्यान से समझो। अब पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आप लोगों को एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। समझो कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी वरुण को, अब ये कौन बन गया? बायर। मैं कौन बन गया? ये पॉइंट बराबर से सुनना, बहुत बार आने वाला है आगे। सागर ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, किसको? वरुण को। सो अभी प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? सागर है, बट अब ओनर कौन बनने जा रहा है? वरुण। अब जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, क्या करते हो? परचेज। सो आप जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदोगे, परचेज करोगे, आप लोग मुझे कंसिडरेशन दोगे, कंसिडरेशन। सो अपने बीच में कुछ अमाउंट फिक्स हुआ रहेगा। लेट अस अज्यूम कि आप मुझे ये 100 lakhs देने वाला है, दैट इज 1 CR। सो आप मुझे 1 CR पे करने वाले हो। अब है ना, अब जो बायर होता है ना, बायर, ये बायर को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एक और टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है स्टैम्प ड्यूटी। सुना है ऐसा कभी? स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, ये कौन सी गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्यों स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है ये? क्योंकि ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर रजिस्टर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड वो कौन मेंटेन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? स्टैम्प ड्यूटी। कौन देता है? सेलर के बायर? मतलब बायर के, तुम्हें समझ में आ रहे, 2 आउटफ्लोज होंगे। आउटफ्लो नंबर 1 कहने से वो सेलर को पेमेंट करेगा, एंड आउटफ्लो नंबर 2 स्टैम्प ड्यूटी भरेगा। अब स्टैम्प ड्यूटी है ना, स्टैम्प ड्यूटी इज सम परसेंटेजेस, वो कुछ परसेंटेज लगता है। अब महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस सब मिला के 6% है। 5% स्टैम्प ड्यूटी है और 1% रजिस्ट्रेशन फीस है। तो 6% आपको क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस। बट अब क्वेश्चन है ये किसके ऊपर लगता है? तो जो वरुण ने सागर को कंसिडरेशन पे किया है ना, उसका 6%। कितना परसेंट? उसका 6%। क्या देना पड़ता है? स्टैम्प ड्यूटी। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज अग्रीड वैल्यू। अग्रीड, अग्रीड मतलब बायर और सेलर के बीच में जो अग्रीड वैल्यू है वो। समझा कि नहीं समझा? सो दिस इज अग्रीड वैल्यू बिटवीन बायर एंड सेलर। अब है ना, लोग क्या करते थे, जस्ट टू अवॉइड स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए वो लोग जानबूझ के है ना पैसा कम पे करते थे। वरुण बोलता था मैं तो सागर को सिर्फ 80 लाख ही दे रहा हूं, देता था वो 1 करोड़ ही, बोलता था 80 लाख और बाकी का 20 लाख वो कैश में दे देता था। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम वरुण आपको बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, और उसको हम बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू।
बोलो क्या बोलते हैं? अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टेट गवर्नमेंट। बोलो वापस से, क्या है? तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 लाख है और तुम्हारी अग्रीड वैल्यू 80 लाख है, तो फिर वरुण को स्टैम्प ड्यूटी कितने पे देना पड़ेगा? 100 लाख पे। एंड अगर समझो ये 120 लाख है तो 120 लाख। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आइदर इट विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और इट विल बी अग्रीड वैल्यू, विच एवर इज हायर, और उसका 6% आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। अब सुनो, अब ये बायर जो है ना, बायर वो स्टैम्प ड्यूटी भरता है क्यों? कौन सी गवर्नमेंट को? बोलो, स्टेट गवर्नमेंट को देता है। और फिर ये बायर जो है उसको और सेलर को मिला के स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक थोड़ी थोड़ी लोकेशन पे क्या बनाया हुआ है? रजिस्ट्रार करके ऑफिसेस बनाई है। वो ऑफिस में आपको जाना पड़ता है, बायर और सेलर वो अग्रीमेंट लेके जाएंगे और वहां पे जो ऑफिसर बैठा होगा उसके सामने आप लोग वो अग्रीमेंट पे सब साइन करोगे, और वो सारे आपके एविडेंसेस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो सब लेगा वो आपसे। फिर क्या करेगा वो ऑफिसर? फिर वो ऑफिसर उनके रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी सागर के नाम पे थी, वो हटा के कहने से वरुण के नाम पे करेगा। अब ये पूरा प्रोसीजर होता है जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो। तो मूवेबल में ऐसा नहीं होता है, इमूवेबल में देखो, मैं कौन है? सेलर। आप कौन है? बायर। तो पहले क्या होगा? मैं आपको प्रॉपर्टी बेचेगा तो अपने बीच में एक बनेगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट बना, फिर आप मुझे पैसा दोगे, फिर आप स्टैम्प ड्यूटी भरोगे। स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद अपन दोनों जाएंगे रजिस्ट्रार जो ऑफिस है वहां पे, अपन दोनों बैठ के वहां पे साइन करेंगे और फिर मेरे नाम से प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। पहले ये समझा? अब ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या लिखा है? तो थर्ड पॉइंट इज सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बोलो क्या है? सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। समझो सागर और वरुण, वरुण क्या कर रहा है? एक प्रॉपर्टी परचेज। सागर क्या कर रहा है? एक प्रॉपर्टी सेल। अब ये हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, हाउस प्रॉपर्टी जब भी कोई पर्सन बेचने के लिए निकालता है, समझो आपको कोई असेट बेचना है, तो आपको वो असेट में अब इंटरेस्ट कब तक है? जब तक आपको पैसा नहीं मिलता। आप समझ पा रहे हो? जैसे ही पैसा मिल गया, कहने से आपका काम खत्म हो गया, मतलब आपको अब वो असेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जो होगा देख लो अभी तुम लोग, क्योंकि तुम्हें मेन क्या चाहिए अभी? पैसा। कब? जब तुम वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकालते हो तब। सब लोग अग्री कर रहे हो? अब सुनो बराबर से। सागर ने वरुण के साथ एक अग्रीमेंट बना दिया। क्या बना दिया है? बोलो, अग्रीमेंट। ए इज फॉर अग्रीमेंट। मेरे और वरुण के बीच में अग्रीमेंट बन चुका है। क्या? कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। अब वरुण है ना, वरुण उसने मुझे कंसिडरेशन पे कर दिया है, या कंसिडरेशन पे करने वाला है। या तो कंसिडरेशन पे कर दिया है, या तो वो कंसिडरेशन पे करने वाला है। कंसिडरेशन को लेके देयर इज नो डिस्प्यूट नाउ। अब जैसे ही कंसिडरेशन आ गया वरुण से, सागर ने क्या किया पता है? सागर ने ये प्रॉपर्टी का पोजेशन वरुण को दे दिया। मतलब तुम देखो, हमारे बीच में अग्रीमेंट बन चुका है, मुझे पैसा मिल चुका है और मैंने उसको पोजेशन दे दिया है। लेकिन अभी भी है ना एक चीज बाकी है। क्या? ये अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या? मुझे और वरुण को वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और वहां पे जाके ये अग्रीमेंट के ऊपर वो ऑफिसर के सामने साइन करनी है। वो फॉर्मेलिटी अभी तक पेंडिंग है। पेपर बन चुका है,
पैसा भी आ चुका है और तुम समझो जैसे मुझे पैसा आया, क्या नहीं से मेरे को अब वो असेट में वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोला भाई लेके जा चाबी तू, अब मेरे को तो कब तक इंटरेस्ट था, जैसे ही पैसा आया, क्या नहीं से अब भले ही मैं अभी भी ऑन पेपर क्या नहीं से मैं ओनर हूं, बट क्या नहीं से मुझे अब वो असेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने वरुण को क्या बोला, ये ले चाबी तू यूज कर। अब हम दोनों के पास समझो थोड़ा सा टाइम नहीं है अभी, और इसीलिए हम वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जा नहीं पाए तो अभी भी तुम ऑन पेपर देखोगे ना, ऑन पेपर क्या नहीं से नाम किसका है, सागर का, मतलब तुम स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स निकालो, उसमें अभी भी नाम किसका दिखेगा, सागर का दिखेगा। बट तुम्हें समझ में आ रहा है सागर का अब ये प्रॉपर्टी में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए ये सेक्शन में क्या लिखा कि जैसे ही 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी, पहला कंडीशन बायर और सेलर के बीच में अगर क्या बन चुका है, अग्रीमेंट, बायर ने सेलर को क्या दे दिया है, कंसिडरेशन, और सेलर ने बायर को क्या दे दिया है, जैसे ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी, हम वरुण आपको ओनर मान लेंगे, दैट इज अ डीम्ड ओनर। Even if Varun is not the legal owner, legal ownership if you understand is still in the hands of Sagar, क्योंकि अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स तो चेंज नहीं हुए हैं, बट हम वरुण आपको ओनर मान रहे हैं। आप लोगों को है ना, पता नहीं आपने पढ़ा होगा कि नहीं, अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट आता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म करके, कि हम लीगल फॉर्म नहीं देखते कभी भी। यहां पे हम लीगल फॉर्म नहीं देख रहे कि लीगली कौन ओनर है, हम इन सब्सटेंस देख रहे हैं कि हु इज ओनर। ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? नहीं, छोड़ो, तुम लोग का इंटरनेशनल स्टडीज होगा इसीलिए। सो इट इज सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। हम ये नहीं चेक कर रहे कि लीगली कौन ओनर है। लीगली अगर मैं चलने जाऊं तो सागर अभी भी ओनर है, बट इन सब्सटेंस आप पूरा ट्रांजैक्शन देखो, इन सब्सटेंस हु इज ओनर, वरुण। तुम सोचो ना, अगर वरुण ने मुझे पैसा दे दिया और मैंने उसको कीज दे दी, अब सोचो कि कोई XYZ पर्सन आके वरुण को बोलता है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी भाड़े पे चाहिए, ये प्रॉपर्टी भाड़े पे चाहिए, क्या वरुण मुझे पूछने के लिए आएगा क्या कि सागर तू ओनर है, मैं तेरे को तेरी परमिशन के बिना नहीं दे सकता? नहीं आएगा। और वो आएगा भी ना तो मैं बोलेगा तेरे को जो करना है कर, तेरे को जो करने का है कर, क्योंकि मेरे को अभी वो प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ अपना ये रजिस्ट्रेशन बाकी है, वो करवा लेंगे, पेपर पे एक साइन ही बाकी है ना, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी खत्म हो चुका है, तो इन सब्सटेंस ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो इट इज सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। नहीं समझा अभी भी? सो ये तीसरा पॉइंट हुआ आपका। पहला पॉइंट था इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग असेट टू स्पाउस, सेकंड इज इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग असेट टू माइनर, and third is section number 53A of Transfer of Property Act. अब आ रहा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा एक्सप्लेन करने की। ये पॉइंट थोड़ा सा आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिकली ये चीज देखी नहीं है। देखी होगी तो बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकली जब आप चीजें देखोगे, और ये चीज को आज ही तुम वेरीफाई भी कर सकते हो घर जाके, पहले मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं, समझो। अब क्या है कि समझो कि वरुण जो है, वरुण ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज्ड है। बोलो किस में एंगेज्ड है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस। वरुण आपने एक बिल्डिंग बनाई और ये बिल्डिंग में आपने ये फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए। समझो ये बिल्डिंग में टोटल 100 फ्लैट्स थे। आपने क्या किया, ये सब फ्लैट्स एक एक बेचना स्टार्ट किया और आप सब ने ये एक एक फ्लैट खरीदना स्टार्ट किया। अब 100 फ्लैट सारे के सारे बिक गए। वरुण आपको जो भी इनकम आई, दैट इज योर बिजनेस इनकम। आपकी बिजनेस इनकम आ चुकी। सेल ऑफ फ्लैट यू क्रेडिट टू P&L अकाउंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट यू डेबिट टू P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट आया। अब आपका काम खत्म, आप निकलो यहाँ से। सो इसका काम खत्म हो गया। ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, इसका काम खत्म। फ्लैट बना के बेच दिए इसने। अब आप सब लोग वहाँ पे
रहने के लिए आ चुके हो, बराबर 100 लोग हो आप लोग सब। अब क्या होता है, समझो कि ये बिल्डिंग जो है कहने से इसके कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होंगे। जैसे अभी समझो बिल्डिंग में आप लोगों ने वॉचमैन रखे, तो वॉचमैन को सैलरी देना पड़ेगा। ये सैलरी क्या कोई भी एक पर्सन आप लोगों में से देगा? नहीं, आप सबको मिला के देना पड़ेगा। फिर समझो कि जो बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट यूज़ हो रही है, तो लिफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। जो बिल्डिंग का कॉमन एरिया है उधर लाइट्स लगी होगी, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। आज बिल्डिंग में काफ़ी सारी एमिनिटीज़ होगी, जैसे जिम हो चुका, स्विमिंग पूल हो चुका, तो वो सब मेंटेन करने के पीछे क्या नहीं से खर्चा आएगा। अभी बिल्डिंग नया है, कल उठ के थोड़ा सा पुराना होगा तो रिपेयर्स के खर्चे आएंगे। तो ये सब खर्चा कोई एक पर्सन पे नहीं करता, ये सब मिला के पे करते हैं। तो आप सब ने मिला के डिसाइड किया कि हर महीने हर एक फ्लैट ओनर 5,000 रुपया अलग से निकालेगा। कितना निकालेगा? तो जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, आप 100 लोग रहने आ गए थे, 5,000 निकाला आप सबने, 5 लाख का कलेक्शन हुआ। इसमें से आपने सारे खर्चे पे कर दिए। समझो सब वॉचमैन इलेक्ट्रिसिटी बिल का सब मिला के 3 लाख का खर्चा था। अभी भी 2 लाख रुपया बच गया। ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये 2 लाख रुपया हम किसके नाम पे रखें? सुनते जाओ पहले। तो अब ये फर्स्ट मेंबर है, इसने बोला कि मेरे नाम पे दे दो, मैं रखता हूँ ये संभाल के। तो ये जो सेकंड मेंबर पीछे बैठा है वो बोलता है नहीं, हमें ये फर्स्ट मेंबर पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, इसके नाम पे मत रखो, मुझे दे दो। अब वो बोल रहा है जब मुझे दो, तो ये बोल रहा है मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। कहना इसे ऐसे में तो झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें? अब ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, अब आप लोग हैं ना, आप लोग ये बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग उसी को तुम लोग रजिस्टर करवाते हो। कहां पे? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। देयर इज वन एक्ट जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। आप अपनी बिल्डिंग को ही वहां पे पहले रजिस्टर करवाते हो। जैसे आपकी बिल्डिंग वहां पे रजिस्टर हुई, फिर आपके बिल्डिंग के बाहर नाम आ सकता है गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आ रहा है समझ में? इस तरह से नाम कब आएगा? जब आपकी बिल्डिंग रजिस्टर हो चुकी है। अब क्या होता है, अब ये गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे आप जाके बैंक में पहले अकाउंट ओपन करो, और ये पैसा जो है ना वो ये अकाउंट में रखो। और अब तुम ये 100 लोग में से 2-3 लोगों को अपॉइंट करो, चेयरमैन और सब, सेक्रेटरी, चेयरमैन और सब, जो ये बैंक अकाउंट मैनेज करेंगे। पहले इतना समझा? अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए पता है? 101। मतलब तुम्हारी जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग वो भी अब एक पर्सन हो चुकी है, और तुम 100 लोग जो वहां पे रह रहे हो वो अलग से पर्सन है। मतलब तुम समझो तुम्हारी बिल्डिंग को भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक अलग पर्सन माना जाता है। मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जैसे मैं आपको डिफरेंट वे में समझाऊं। आज एक कंपनी होती है और उसमें कैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, बस तुम्हारा बिल्डिंग और तुम वही रिलेशन है। बिल्डिंग में तुम कौन हो पता है? शेयर होल्डर। और इसीलिए जैसे ही बिल्डिंग बनती है, मतलब ये सोसाइटी बन जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी क्या करती है पता है? ये 100 मेंबर्स को शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स। आप सब आपके पेरेंट्स को आज जाके पूछना कि जो घर में आप रह रहे हो उसका शेयर सर्टिफिकेट होगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये शेयर सर्टिफिकेट किसने किसको दिया है? बिल्डिंग ने, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके पेरेंट्स को दिया है, क्योंकि वो लोगों ने ये बिल्डिंग के अंदर शेयर्स खरीदे हैं। समझा कि नहीं?
जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने भी जाते हो ना, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज शेयर सर्टिफिकेट। आप लोगों को ये शेयर सर्टिफिकेट देखना पड़ता है। सो आज जाके आपके पेरेंट्स को पूछना, अगर उनको आप पे भरोसा है तो वो बताएंगे। सो आप लोग आपके पेरेंट्स को जाके पूछना कि ये शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी टू ऑल द मेंबर्स। आपने बिल्डिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका प्रूफ क्या? शेयर सर्टिफिकेट। अब तुम समझो, ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, दैट इज यू आर अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो अगर कोई तुम्हें बोले ना कि तुम्हारी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग उसका ओनर कौन है, ओनर, तो बिल्डिंग का जो लीगल ओनर है ना, लीगल ओनर इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मतलब आपकी बिल्डिंग का, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, बिल्डिंग का ओनर कौन है? इट्स अ सोसाइटी। आज जैसे तुम यहां पे बैठे हो, तो इसका ओनर कौन? ये बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का ओनर इज अ क्रिसेंट प्लाजा, क्योंकि ये बिल्डिंग किसके नाम पे है? क्रिसेंट प्लाजा के नाम पे है। आ रहा है समझ में? तो फिर ये जो क्लासरूम है वो क्या? तो ये क्लासरूम किसी ना किसी ने परचेस किया है, मतलब ये बिल्डिंग के अंदर उन्होंने शेयर लिया है। आज तुम समझो, ये बिल्डिंग का तुम्हें कोई ओनर पूछेगा ना, तो ओनर इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हम सब कौन है? मेंबर्स हैं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी मेंबर ने हाउस प्रॉपर्टी क्या की, रेंट पे दी, तो हम टैक्स किसको लगाएंगे? हम टैक्स तो मेंबर को ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मेंबर को ओनर मानते हैं। बैठ रहा है कुछ दिमाग में? इज अ डीम्ड ओनर। सो हम मेंबर को ओनर मानते हैं, इसीलिए क्योंकि ये फ्लैट में इन्वेस्ट तुमने किया हुआ है, तो फ्लैट अगर भाड़े पे दोगे तो हम सोसाइटी को टैक्स नहीं लगाएंगे, हम टैक्स वो मेंबर को ही लगाएंगे। जैसे अगर कंपनी में तुम्हारा शेयर है, तुम शेयर बेचते हो, तो कहने से इनकम तुम्हें आएगी, ना कि कंपनी को टैक्स लगेगा। सो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझा? सो ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए आपके? 4। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अच्छा, इधर ये 3 कंडीशंस क्या थी? ACP, ए से, सी से एंड पी से। ये 3 कंडीशन कहां दी है? सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। बोलो, आया समझ में? सो ये आप लोगों का लास्ट प्रोविजन कंप्लीट हो गया। क्या है? सेक्शन नंबर 27। कॉपी कर लेंगे आप लोग। सर कल वो वाईफाई का कनेक्शन जाने के बाद आपने कुछ ऐसा पॉइंट्स लिखाया था क्या? सम्स करवाए थे। ठीक। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना। अब अगर इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फिर तुम समझो कि रफली आप लोगों को 6 to 10 मार्क्स के बीच में आ सकता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर एक हेड में अपन पहला सेक्शन जो डिस्कस करेंगे ना, वो होगा चार्जिंग सेक्शन। हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ा, हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी पहला सेक्शन जो डिस्कस किया वो था चार्जिंग सेक्शन। अभी हम सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन हमें क्या एक्सप्लेन करता है? तो चार्जिंग सेक्शन हमें एक्सप्लेन करता है कि ये पर्टिकुलर हेड के अंदर तुम्हें आना कब है। सो आज तुम सैलरी इनकम में कब आओगे, ये हेड में कब आओगे? जब मैं अभी तुम्हें पूछूं हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब जाओगे, तो तुम बोलोगे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब।
पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेकंड ओनर होने चाहिए, एंड ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब यहाँ पे क्या है ऐसा, ये हेड में आप कब आओगे? और सेकंड, अपने वहाँ पे पढ़ा था कि अपने को रेंट पे टैक्स लगता है ऑन ड्यू बेसिस। सो जैसे ही रेंट ड्यू हो गई यू आर लायबल टू पे टैक्स। क्वेश्चन आता है सैलरी में अपने को टैक्स कब लगेगा? तो अब ध्यान से समझो, आपका जो फर्स्ट हेड है वो है सैलरी, सेकेंड हेड जो है वो है हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है 15, हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है 22। 22 के अंदर आप लोगों को टोटल 3 कंडीशंस दी थी, 3 कंडीशंस। तो वो 3 कंडीशंस अगर क्या हो जाएगी तो आप लोगों को टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वैसे ही यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, 3 कंडीशन नहीं है। दूसरा मुझे आपको क्या सिखाना है कि आपको टैक्स जो है वो कौन से ईयर में लगेगा, टैक्स कौन से ईयर में लगेगा। तो जैसे इधर मैंने आपको सिखाया था ड्यू बेसिस पे टैक्स लगेगा, तो सैलरी में अपने को टैक्स कौन से बेसिस पे लगेगा, तो वो भी हम लोगों को सीखना है। स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन नंबर 15 से। अब समझो कि एक पर्सन है मिस्टर ए करके, और यहां पे एक एंटिटी है XYZ लिमिटेड। क्या है एंटिटी? XYZ लिमिटेड। ये मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए वो XYZ लिमिटेड को कुछ सर्विसेज रेंडर कर रहा है, और ये सर्विसेज के बदले में क्या नहीं से मिस्टर ए जो है उसको मिल रहा है अमाउंट। अब ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट को हम सैलरी कब बोलेंगे? तो ये अमाउंट को हम सैलरी तभी बोलेंगे जब XYZ लिमिटेड और मिस्टर ए के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगा। सो जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक ही कंडीशन है सेक्शन नंबर 15 में, वो कंडीशन क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सो अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी सर्विसेज रेंडर करो, जो भी अमाउंट मिला दैट इज सैलरी, नहीं, गलत है वो। आप अगर सर्विसेज रेंडर कर रहे हो एंड बदले में आपको कोई अमाउंट मिल रहा है, दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज अ सैलरी ओनली इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है तो ही आपकी इनकम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अब है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। हम केस टू केस बेसिस पे चेक करते हैं कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है कि नहीं है। मेनली अपन क्या देखते हैं पता है? अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। आज मिस्टर ए जो है उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है और कब काम करना है, what work he has to do, when the work is to be done and how the work is to be done. If what, when and how is decided by XYZ Limited for Mr. A, then we can say that XYZ Limited is controlling Mr. A, and if there is a control, then only employer-employee relationship is established. So, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए ये डिसाइड करता है क्या कि उसको क्या काम करना है, उसको कब काम करना है और उसको कैसे काम करना है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। समझ में आ रही है चीजें? सो आज XYZ लिमिटेड जो है
वो अगर डिसाइड करे कि मिस्टर ए तुझे क्या काम करना है, कब और कैसे, तो फिर XYZ लिमिटेड जो भी अमाउंट पे करेंगे, इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? सैलरी। बैठा दिमाग में? सो हमने को ये देखना है कि क्या एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। अब तुम समझो, जैसे ही आप लोग सीए बन जाओगे, कहने से आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट करो। अब आपको क्या काम करना है, व्हाट, कहने से आपको कंपनी बताएगी। आपके जो ऑफिस के टाइमिंग्स हैं कि भाई सुबह 10 बजे आना है और रात को 8 बजे जाना है, कौन बताएगा? कंपनी बताएगी, मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो एम्प्लॉयर बताएगा। एंड कैसे काम करना है, मतलब समझो कि आप लोगों को टोटल 4 क्लाइंट्स को असाइन किया गया है, तो पहले कौन से क्लाइंट पे काम करना है, बाद में कौन से, और थर्ड कौन सा और फोर्थ कौन सा, कहने से ये भी कहने से आपको कंपनी बताएगी। सो जैसे ही आप सीए बन जाओगे, कहने से आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब स्टार्ट करोगे, तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपनी जो है वो आपको क्या करने वाली है? कंट्रोल। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया, और आपकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी? सैलरीज में। बट अगर समझो कि आप सीए बनने के बाद खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, क्या स्टार्ट करते हो? खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, खुद का ऑफिस डाल रहे हो आप अगर, तो नाउ देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और क्लाइंट से आपको फीस मिलेगा, आप सब काम अपने हिसाब से कर रहे हो, तो कहने से अब आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अरे सुना तुमने? बट अगर समझो कल उठ के तुमने ये डिसाइड किया कि ना हमें प्रैक्टिस करना है ना जॉब करना है, चलो हम टीचिंग करेंगे, और किसी भी आप इंस्टीट्यूट में लग गए टीचिंग करने के लिए, तो अब वहां पे तुम समझो कि अगेन बिटवीन कोचिंग क्लासेस एंड फैकल्टीज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मेरे और यहां पे प्रोफेशनल एकेडमी के बीच में देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आ रहा है तुम्हें समझ में? तो मुझे जो भी इनकम मिलती है वो कहाँ टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। तुम समझो मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये सब मैं डिसाइड करता है, ये मुझे कोई बताने वाला नहीं है। सो मैंने तुम्हारे बैच में पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया, फिर सैलरी पढ़ाया, मैं कहीं पे सैलरी पढ़ाऊँ और फिर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाऊँ तो भी कोई पूछेगा नहीं मुझे। आ रहा है समझ में आप लोगों को? सो सब मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है। दूसरी चीज़ तुम देखोगे तो मेरे और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के केस में देर आर अदर डिफरेंसेस ऑल्सो, लाइक एम्प्लॉय की सैलरी जो है ना वो फिक्स होती है, हमारा रेम्यूनरेशन फिक्स्ड नहीं है। हमारा रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ लेक्चर्स वी टेक। एम्प्लॉय को वीकली एक ऑफ रहता है, हमारे केस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम अवेलेबल नहीं है तो हमें मैसेज कर देना है कि ये दिन मत रखो लेक्चर। समझ में आ रहा है? सो देर आर एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच डिसाइड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और विच डिफरेंशिएट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो तुम समझो कोचिंग क्लासेस में अगर आपने कहीं पे भी टीचिंग स्टार्ट की तो आपकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कहाँ टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो मैंने आपको क्या बोला, सीए बनने के बाद पहला ऑप्शन कहीं पे आप जॉब स्टार्ट करो तो इनकम सैलरी में आए। अगर आपने जॉब स्टार्ट नहीं की, प्रैक्टिस किया तो, एंड अगर आप लोगों ने टीचिंग स्टार्ट कर दी तो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट, पार्टनर्स जो होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, कहने से फर्म उनको रेम्यूनरेशन पे करता है। Now remuneration or salary paid by firm to its partners is not taxable again under the head salary. अरे भाई पार्टनर्स ही खुद ही चला रहे हैं तो पार्टनर्स की इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? लॉजिकली तो जाना चाहिए था अंडर अदर सोर्सेस,
क्योंकि कुछ ना दिया हो तो अदर सोर्स। लेकिन जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पढ़ोगे ना तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि पार्टनर को जो भी सैलरी मिलेगा या रेम्यूनरेशन मिलेगा फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ये बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन कहने से हम टैक्स करते हैं अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ये स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होता तो हम टैक्स कहां करते हैं? अदर सोर्सेस में टैक्स करते हैं। बोलो गया भेजे में आपके? अच्छा, नेक्स्ट, एमपी और एमएलएस जो होते हैं, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों को जो सैलरी मिलती है वापस से वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेस में। क्यों? पहले तो समझो, आज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर है तो मुझे ये बताओ ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एम्प्लॉय को अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट एम्प्लॉयर करेगा, बराबर। एमपी और एमएलए को अपॉइंट कौन करता है? अपन करते हैं। कहने से अपन सब वोट देने जाते हैं, वोट देके कहने से वो एमपी एमएलए बनता है। तो अपॉइंट कहाँ के एम्प्लॉयर ने किया ही है? यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर थोड़ी है उसका, वो काम अपने लिए कर रहा है बोलने के लिए। सो एमपी और एमएलए जो है उनको जो भी वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। अगर आपको कोई पूछे सैलरी हेड में टैक्स कब लगेगा तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन देयर इज, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो भी टैक्स तो, बट अंडर अदर हेड्स, अंडर अदर हेड्स। आप देखो ये सेक्शन नंबर 15 का फर्स्ट, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक्सेप्शंस टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पहला, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म shall be taxable under the head business and profession. Second, remuneration received by faculties, यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ है, from coaching classes is taxable under the head business and profession. And salary received by MP and MLAs shall be taxable under the head other sources. आपकी बुक में हो चुका है। अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सैलरी हेड में टैक्स कब लगेगा? व्हेन देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। गया ये भेजे में आपके? अब फ्रेंड्स, अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में जो दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो था कि हमें टैक्स कौन से ईयर में लगेगा। तो अपन ने पढ़ा था ड्यू जब हो जाएगी रेंट वो ईयर में टैक्स लगेगा। अब याद रखना, सैलरी हेड में तुम्हें टैक्स कब लगेगा? तो सैलरी हेड में पेमेंट कैसे हो सकता है? इनकम आ रही है तो पेमेंट बेसिस पे, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपकी इनकम ड्यू हो गई, अभी तक रिसीव, आपको इस साल में टैक्स लग जाएगा। बट फिर जब रिसीव होगी फ्यूचर में तब वापस टैक्स मत भरना। एंड अगर समझो आपको इनकम रिसीव हो चुकी है लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुई है तो अभी टैक्स भर दो, जब ड्यू होगी बाद में तब टैक्स मत भरना। सो इट इज आइदर ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। बोलो ये समझ में आया? नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। समझो कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना स्टार्ट किया है। आपकी जो सैलरी है ना, सैलरी हर साल, पहले साल में 6 लाख थी एंड एवरी ईयर यू विल गेट इंक्रीमेंट ऑफ 1 लाख। तो नेक्स्ट ईयर 7, 8 और 9 लाख हो जाएगी। मतलब आपको आपके एम्प्लॉयर ने क्या बोला है, पहले साल हमारे यहाँ पे काम करो, हम आपको 6 लाख देंगे। मतलब आप जैसे ही पहले साल में काम करोगे, कहने से 6 लाख की इनकम इज ड्यू। काम कर दिया ना, सर्विसेज आर रेंडर्ड, इट मीन्स नाउ इनकम इज ड्यू। सेकेंड ईयर काम करोगे तो 7 लाख कम आपको देंगे, थर्ड ईयर में 8 और फोर्थ ईयर में 9 लाख, ये हम आपको देंगे। अब क्या हुआ, समझो जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, एम्प्लॉयर जो है
फर्स्ट ईयर में आपके पास आया और एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि भाई देखो थोड़ा सा ना अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कंपनी में, तो आपकी जो सैलरी है 6 लाख हम आपको दे देंगे, लेकिन आप एक काम करो ना, इस साल से 5 लाख ले लो, बाकी का 1 लाख हम आपको नेक्स्ट ईयर दे देंगे। आपने भी बोला ठीक है। सो आउट ऑफ 6 lakhs हाउ मच इज रिसीव्ड? ओनली 5 lakhs। और नेक्स्ट ईयर आपको एम्प्लॉयर ने 8 लाख दे भी दिया। कैसे 8 लाख आया? अरे भाई 7 लाख तो सेकेंड ईयर का जो देना था वो, और 1 लाख फर्स्ट ईयर का। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट ईयर में जो 6 लाख है वो अपने को 2 इंस्टॉलमेंट में मिला है या 2 टुकड़ों में मिला है, 5 लाख और 1 लाख, और ये तो पूरा का पूरा 7 लाख इधर रिसीव हो चुका है। पहले ये समझा। अब क्या हुआ, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। थर्ड ईयर में आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए और आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला क्या कि अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक काम करो आप हमें हेल्प करो। तो एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है, तेरी सैलरी है 8 लाख, हम तुझे अभी दे रहे हैं 12 लाख। मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर का जो सैलरी है ना वो हम तुझे दे रहे हैं इन एडवांस। तो अब तुझे 9 लाख में से 4 लाख तो इधर मिल गया, तो इधर कितना मिलेगा? 5 लाख। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा हो, तो ये 8 तो पूरा इधर मिल गया, इधर से अपने को 4 लाख मिला और यहां पे आ गया 5 लाख। पहले तुम्हें ये समझा है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर कौन से ईयर में कितने अमाउंट पे अपने को टैक्स लगेगा? तो सैलरी पे टैक्स लगता है ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विचएवर इज। तो अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में 6 लाख ड्यू हो चुका है, आउट ऑफ विच ओनली 5 लाख इज रिसीव्ड, कितने पे टैक्स लगाए? पक्का सोच के बताना। सेकेंड ईयर में कितने पे? 7 लाख पे। ए भाई विचएवर इज हायर नहीं लेने का है, 7 लाख पे टैक्स लगेगा। क्यों? ऑलरेडी 1 लाख पे लग चुका है टैक्स लास्ट ईयर में, बराबर। चलो सोच के, थर्ड ईयर में कितने पे टैक्स? 12 लाख पे, क्योंकि 12 लाख रिसीव, 4 लाख रिसीव हो चुका है, ड्यू नहीं हुआ है। लास्ट ईयर में 5 लाख पे। आया समझ में? सो इट इज ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर। तो ये अपना पहले तो चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट हुआ। चार्जिंग सेक्शन नंबर इज 15। एक ही कंडीशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। बोलो समझा? और तुम्हें टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? तो इट इज ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर। ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका। आया इतना समझ में? अब आ रहा है यहां पे सेकेंड पार्ट जो अपना डिस्कस करना है। मतलब ये पार्ट नहीं है, दिस इज अ फॉर्मेट। क्या दिया ये फॉर्मेट में, ध्यान से सुनो अभी। अब है ना, मैं अगर एम्प्लॉयर हूं और आप एम्प्लॉई हो, अगर मैं आपको कोई भी अमाउंट पे करूं बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम बोलेंगे सैलरी। क्या बोलेंगे उसको? एनी अमाउंट, देखो लाइन सुनना बराबर से, एनी अमाउंट पेड बाय टू इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टर्म्ड एज सैलरी। मतलब मैं आपको कोई भी अमाउंट दूं, क्यों? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम बोलेंगे सैलरी। कोई भी अमाउंट पे करूं। अब ध्यान से सुनना, मैंने अगर आपको, सुना होगा आपने, बोनस दिया, बोनस, तो आपके लिए बोनस क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ सैलरी। समझो आप मेरे यहां पे काम कर रहे हो, मैंने आपको बोला मैं आपको कमीशन दूंगा, 2% कमीशन दूंगा ऑफ सेल्स। ये 2% कमीशन जो आपको मिला, क्या है वो? सैलरी। अच्छा, कभी कभी कमीशन बेस्ड होगा ऑन नेट प्रॉफिट, कि भाई तू नेट प्रॉफिट लेके आ इतना, हम तुझे 5% कमीशन देंगे। क्या है वो आपके लिए? सैलरी। ग्रेचुइटी करके वर्ड सुना है कभी? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या दिया, आपके लिए ग्रेचुइटी क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ सैलरी। अच्छा, पेंशन सुना है आप लोगों ने? क्या है पेंशन? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो अमाउंट पे किया, दैट इज ऑल्सो सैलरी। तो अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को
कोई भी अमाउंट मिल रहा है, कोई भी चीज मिल रही है बिकॉज ऑफ दैट इज टर्म्ड एज सैलरी। अब सर हमें पढ़ना क्या है ये चैप्टर में? तो हमें ये पढ़ना है कि मैं एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉई है, मैंने आपको बोनस दिया, आपको बोनस मिला, आपको बोनस पे क्या होगा, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, ये आपको सीखना है। मैंने आपको कमीशन दिया, आपको कमीशन मिला, ये कमीशन का क्या होगा। अगर मैंने आपको ग्रेच्युटी दिया, पेंशन दिया, क्या होगा आपके हाथ में है। आपको कितने पे टैक्स लगेगा और कितने पे टैक्स, वो हमें सीखना है। पहले ये भेजे में गया। अब ध्यान से सुनो, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले तो ज्वाइन करोगे, तो पहले तो वो लोग आपको एक चीज बताएंगे, क्या कि आपकी बेसिक सैलरी इज दिस मच। बेसिक मतलब क्या, दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस दैट यू विल गेट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। मतलब इतना तो तुम्हें कंफर्म मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, एक चीजें इससे ज्यादा ही मिलने वाली है। दिस इज बेसिक। पहली चीज आपको मिलेगी क्या, बेसिक सैलरी। अब आप कैसा फॉर्मेट बनाओगे, तो पहले तो होगा पर्टिकुलर्स कॉलम, सामने 2 कॉलम होंगे अमाउंट के लिए, ये अमाउंट का इनर कॉलम होगा और ये अमाउंट के लिए आउटर कॉलम होगा। जितने भी अमाउंट्स टैक्सेबल है, टैक्सेबल, वो सारे आउटर कॉलम में आएंगे। जो भी अमाउंट पे टैक्स लगने वाला होगा ना, वो सब आउटर कॉलम में जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो आपका क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, ऐसा लिखा होगा मिस्टर ए इज एम्प्लॉई इन एबीसी लिमिटेड, उसको पहला दिया होगा बेसिक सैलरी मिला 2 लाख रुपीस पर मंथ। अब आपको क्या करना है, इधर लिखना है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी का ट्रीटमेंट क्या आपके बुक्स में, तो इट इज अ फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इसीलिए मैंने कहां लिखा, डायरेक्टली आउटर कॉलम। जो भी चीज फुल्ली टैक्सेबल होगी वो डायरेक्टली कहां लिखोगे आप लोग, आउटर कॉलम में। आ रहा है समझ में, आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट ये पढ़ो पहले, तो क्या लिखा है। अब भी मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया, उसमें 3rd ईयर में देखो, योर सैलरी इज 8 बट यू आर रिसीविंग 12, 4 लाख इज एडवांस। कब टैक्सेबल हो गया वो, जब रिसीव हुआ तब क्या कर देंगे, एडवांस सैलरी को भी फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा अब ये लाइन पढ़ो, क्या लिखी है। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था अरियर्स ऑफ रेंट, याद है? मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 साल के लिए भाड़े पे दी थी, फिर मैं चला गया था आउटसाइड इंडिया, फिर अग्रीमेंट हुआ खत्म, फिर आया रिन्यूअल का टाइम, तो मैंने आपको बोला अभी आप 32 पे करो, जितना रेंट रखना है बाद में डिसाइड करेंगे। फिर मैं इंडिया में आया 6th ईयर में, अपन ने रेंट फिक्स की 33, बट इट वॉज विथ इफेक्ट फ्रॉम ईयर नंबर 4। तो कहने से ईयर 4 का एंड ईयर 5 का आपने मुझे 24,000 और पे किया। वो 24,000 क्या था, अरियर्स ऑफ रेंट। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, देयर इज इंक्रीज इन रेंट इन करंट ईयर बट इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिव, देन इन सच केसेस यू विल बी रिसीविंग रेंट ऑफ पास्ट ईयर्स इन करंट ईयर, दैट रेंट इज नोन एज अरियर्स ऑफ रेंट। वही चीज है अरियर्स ऑफ सैलरी। क्या है, इंक्रीज इन सैलरी इन करंट ईयर बट इफेक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब आपको अभी पता चला कि आपको पास्ट ईयर की भी सैलरी मिलने वाली है, पास्ट ईयर में पता नहीं था, तो वो सैलरी जो पता ही नहीं थी वो अभी मिलेगी, तो उस पर टैक्स कब भरोगे, अभी भरोगे। सो अरियर्स ऑफ सैलरी बोलो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। बैठ रहा है दिमाग में? तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली। व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट, इंक्रीज इन रेंट रेट्रोस्पेक्टिवली। सो पहला आ रहा है बेसिक सैलरी, क्या कर देंगे बेसिक सैलरी को, फुल्ली टैक्सेबल। अरियर्स ऑफ सैलरी क्या करेंगे, एडवांस सैलरी क्या करेंगे। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या दिया, बोनस, क्या हो जाएगा, बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल। कहां लिखोगे बोनस, आउटर कॉलम में।
बट एक चीज याद रखना, नॉर्मली सैलरीज आर टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. बोनस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन. Bonus is always taxed on receipt basis. So if suppose in question it is given that bonus due is 1 lakh, out of which only 80,000 is received, how much is taxable? Only 80,000. कितना taxable होगा? सिर्फ 80,000 taxable होगा. सुन रहे तुम लोग? नेक्स्ट, कमीशन. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कमीशन दिया. कमीशन कोई भी टाइप का हो. कभी कभी कमीशन बेस्ड होगा ऑन टर्नओवर, कभी कभी कमीशन बेस्ड होगा ऑन नेट प्रॉफिट, कभी लमसम कमीशन होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता है. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कमीशन दिया ना, फुल्ली टैक्सेबल. डायरेक्टली राइट इन आउटर कॉलम. बोलो गया भेजे में. अब क्वेश्चन में ना ऐसा जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर फॉलो करो. क्वेश्चन में पहले बेसिक सैलरी दी है, कर दो टैक्स. फिर बोनस दिया है, कर दो डायरेक्टली टैक्स. सो ऐसा लिखने का ऐसा जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर हो. बोनस ऊपर आ गया, एरियर्स नीचे चला गया, सब चलेगा. जैसे क्वेश्चन में फ्लो दिया है ना वैसा करना है. अब नेक्स्ट आइटम क्या आ रहा है, पढ़ो जरा. अलाउंस. नाउ व्हाट इज अलाउंस? तो अलाउंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू मीट पर्सनल और ऑफिशियल एक्सपेंसेस. आपके कुछ खर्चे हो रहे हैं, मे बी पर्सनल और मे बी ऑफिशियल. वो खर्चों के लिए फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई. दैट अमाउंट इज नोन एज अलाउंस. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. समझो आप लोग सब अंधेरी में रहते हो अभी, एंड आपका ऑफिस जो है वो बांद्रा में है. तो अब क्या हुआ, आपको रोज अंधेरी से बांद्रा एंड बांद्रा से अंधेरी आना जाना पड़ेगा. तो आने जाने में आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा. वो खर्चों के लिए एम्प्लॉयर ने आपको बोला ये ले भाई 2,000 रुपया पर मंथ. ये 2,000 रुपया रख पर मंथ. क्यों? तेरा घर से ऑफिस और ऑफिस से आने जाने का जो खर्चा हो रहा है वो इसमें से पे कर देना. क्या है ये 2,000 रुपया? इट्स एन अलाउंस. समझो कि एम्प्लॉई, आप सब एम्प्लॉई हो. समझो एग्जांपल कि आप अभी एक भाड़े पे रह रहे हो घर में. आपने एक घर भाड़े पे लिया है और वो घर में आप रह रहे हो अभी. मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको बोला ये ले भाई 25,000 रुपया पर मंथ. क्यों? अरे भाई तू भाड़े पे रह रहा है ना, तो इसमें से भाड़ा पे कर देना. क्या है ये 25,000 रुपया? इट्स एन अलाउंस. अब मैं अगर आपको कोई भी अलाउंस दे रहा हूं तो ध्यान से सुनना. गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कुछ अलाउंसेस पे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देना चाहता है. बेनिफिट मतलब क्या? मैंने अगर आपको एग्जांपल है ऐसे 25,000 दिया, गवर्नमेंट बोल रहा है हम 25 पे टैक्स नहीं लगाएंगे. हम क्या करेंगे, ये 25 में से कुछ चीजें माइनस करने दे देंगे. एग्जाम्पल समझो 15,000 माइनस करने दे दिया, तो आपको टैक्स कितने पे लगेगा? 10,000 पे. तो अब अलाउंसेस के केस में अपने को क्या करना है, पहले तो जो भी अलाउंस एम्प्लॉयर से मिला वो इनर कॉलम में लिखो. गवर्नमेंट आपको कुछ एग्जम्पशंस देता है. क्या देता है बोलो? तो वो एग्जम्पशंस माइनस करो. तो ये देखो माइनस किया, जो बचा ना वो आउटर कॉलम में जाएगा. अच्छा सर, क्या सारे अलाउंस में अपने को एग्जम्पशन मिलता है? नहीं, कुछ अलाउंसेस. तो कौन से हैं वो तो वही तो सीखना है ये चैप्टर में. तो नोट नंबर 1 अपना पूरा डिस्कशन होगा ऑन अलाउंसेस. नोट नंबर 2 क्या आएगा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स. समझो अब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी पे करता है, पेंशन पे करता है, प्रोविडेंट फंड करके अगर तुमने सुना हो कभी, तो ये सब चीजें क्या है, रिटायरमेंट के वक्त आपको पैसा मिलता है. तो ये सारा पैसा भी आपको पहले इनर कॉलम में लिखना है. गवर्नमेंट आपको इसमें से भी कुछ एग्जम्पशंस देता है. एग्जम्पशंस माइनस करने हैं इनर कॉलम में, और जो बचा हुआ अमाउंट है
वो भेजना है आउटर कॉलम में। ये अपना नोट नंबर 2 है। ये नोट नंबर 1 है अलाउंसेस। अलाउंसेस में अपन टोटल 4 सेक्शंस करेंगे डिटेल में। नोट नंबर 2 में 6 रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ेंगे। और फिर आ रहा है परक्विजिट्स। बोलो क्या आ रहा है? परक्विजिट्स क्या है? तो परक्विजिट्स, मेजॉरिटी ऑफ द परक्विजिट्स आर नॉन मॉनिटरी। मतलब क्या? नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स विच आर गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बोला कि आप अंधेरी रहते हो और आपका ऑफिस बांद्रा में है। एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि ये ले 2000 रुपया तेरा आने जाने का, ट्रैवलिंग का खर्चा। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ सपोज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स मोटर कार टू एम्प्लॉय, ही प्रोवाइड्स मोटर कार, क्या बन गया वो? मोटर कार मैंने आपको दे दी, मैंने बोला ये ले गाड़ी, तो मोटर कार क्या बन गया आपके लिए? इट्स अ परक्विजिट। यू आर गेटिंग बेनिफिट वेदर इट इज मॉनिटर, दिस बेनिफिट इज कैन आई से नॉन मॉनिटरी। तो आपको नॉन मॉनिटरी चीजों पे भी टैक्स तो लगेगा। अपने को यही सीखना है कितने अमाउंट पे लगेगा। अभी मैंने और एक एग्जांपल लिया था कि आप भाड़े के घर में रहते हो, एन एम्प्लॉयर आपको 25,000 रुपया पर मंथ दे रहा है भाड़ा, कि भाई ये 25 में से भाड़ा भरते हैं। अब एम्प्लॉयर ने आपको घर ही दे दिया। समझो अगर एम्प्लॉयर ने आपको घर ही दे दिया तो कहने से वो क्या हो गया आपके लिए? परक्विजिट। अच्छा, ईसॉप करके आपने सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, तो वो सब क्या है? परक्विजिट्स। तो अपने को क्या सीखना है कि आज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दिए तो एम्प्लॉय को कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा? एम्प्लॉय को कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा? सुन रहे तुम लोग? तो नोट नंबर 3 कौन सी चीज पे है? परक्विजिट्स। सबको ऐड करो, यू विल गेट ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस। अब ये कौन से डिडक्शंस हैं? ये सैलरी हेड के डिडक्शंस हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में वो था ना 24A 24B, वैसे ही सैलरी हेड के कुछ डिडक्शंस हैं। और फाइनली आपको मिल जाएगा नेट सैलरी। अपन ये पूरा चैप्टर 4 नोट्स में पढ़ेंगे। अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, डिडक्शंस। अलाउंसेस 4 सेक्शंस हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट 6 है, 17 परक्विजिट्स हैं और 3 डिडक्शंस हैं। ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है, समझ में? अब ये सब चीजें स्टार्ट करने से पहले नोट 1, नोट 2, नोट 3 हमें एक सेक्शन और डिस्कस करना पड़ेगा, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 89। अब ये जो सेक्शन है, इस पे अगर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। ध्यान से सुनो, अभी लॉजिकली समझोगे ना पूरा प्रोविजन, तो कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया टैक्स रेट्स करवाए थे, टैक्स रेट्स, स्लैब रेट्स। थोड़ा सा इतना समझ पाते हो? एम्प्लॉई हमेशा इंडिविजुअली होगा, एम्प्लॉई कंपनी नहीं हो सकता, इंडिविजुअली होगा, तो उसको लगेंगे स्लैब रेट्स। नाउ यू नो कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल देयर आर 2 स्कीम्स, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट। ठीक है, वो सब आपको पता है। वहाँ के स्लैब रेट्स भी पता है कि अंडर ऑप्शनल स्कीम इफ पर्सन इज रेसिडेंट सीनियर सिटीजन तो 3 लाख वाला स्लैब रेट आएगा। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख, अदर्स के केस में 2.5। एंड इन केस इफ यू आर अंडर डिफॉल्ट स्कीम तो देर इज ओनली 1 स्लैब रेट, 0 to 3 लाख, 3 to 7 lakhs वाला। बराबर है? अब ये जो स्लैब रेट्स है ना, स्लैब रेट्स वो चेंज होते रहते हैं। पहले की बात करूँ ना, तो पहले तो ये स्लैब रेट्स के अंदर फीमेल के लिए अलग स्लैब रेट्स थे, मेल के लिए अलग स्लैब रेट्स थे, ऐसे सब प्रोविजंस थे। जैसे सीनियर सिटीजन को कैसे अलग किया है, वैसे फीमेल्स को वो लोग ज़्यादा बेनिफिट देते थे। बट अब सब स्लैब रेट्स सेम हो चुके हैं। सो हर बार स्लैब रेट्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं। जैसे अभी तुम देखोगे तो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है आपके बाद मई 26, उसमें 115 BSA के स्लैब रेट्स चेंज हो गए पूरे, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, ऐसे 24 तक लेके गए, 24 lakhs तक। तो वो पूरे चेंज हो गए स्लैब रेट्स। तो वो तुम्हें नहीं एप्लीकेबल है, वो नेक्स्ट जो बैच आएगा उसको एप्लीकेबल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो।
अब जो अपना डिस्कशन है ये दो चीजों के ऊपर है, एक अरियर्स ऑफ सैलरी एंड सेकेंड एडवांस सैलरी। पहले तो व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी? अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या, पहले बताओ। अरियर्स मतलब क्या? सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स रिसीव्ड इन एंड टैक्सेबल इन करंट ईयर। मतलब ये सैलरी करंट ईयर की नहीं है, पिछले सालों की सैलरी है जो मुझे मिली करंट ईयर में है, क्योंकि आज पता चला है कि मुझे पहले से मिलने वाली है सैलरी, तो उस पे मुझे टैक्स भी करंट ईयर में लगेगा, मैंने पास्ट ईयर में टैक्स भरा नहीं होगा। एंड व्हाट इज एडवांस सैलरी? सैलरी ऑफ फ्यूचर ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर अगेन टैक्सेबल इन करंट ईयर। सो एक मिनट, व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी? सैलरी ऑफ रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन। व्हाट इज एडवांस सैलरी? सैलरी ऑफ रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन। मेनली जो आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, दैट विल कवर अरियर्स ऑफ सैलरी। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अरियर्स, बाद में एडवांस आपको खुद को समझ में आ जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से एक बार, व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी? सैलरी ऑफ पास्ट ईयर। व्हाट इज एडवांस सैलरी? फ्यूचर ईयर रिसीव्ड इन। अब ध्यान से सुनना, लेट अस टेक वन एग्जांपल, अरियर्स ऑफ सैलरी। समझो तुम्हारी जो करंट ईयर की इनकम है वो है 20 lakhs। तुम्हें किसी तो एक पास्ट ईयर का अरियर्स मिला अभी 5 लाख रुपया, एंड दिस अरियर्स इज फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रीवियस ईयर 18-19। करंट ईयर योर सैलरी इनकम इज हाउ मच? 20 lakhs। income is how much? 20 lakhs, and this income is pertaining to current year, that is 24-25। so आपकी करंट ईयर की इनकम 20 लाख है, 24-25 की, बट आपको एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं तुझे अरियर्स दे रहा हूं 5 लाख रुपया, इन दिस अरियर्स इज पर्टेनिंग टू विच ईयर? मतलब ये 18-19 में जो आपने काम किया था उसके लिए अभी मिल रहा है पैसा, बट वो टाइम पे आपको पता नहीं था मिलने वाला है, ये इस साल में पता चला कि उस साल का पैसा अभी मिल रहा है, तो इस पे टैक्स अभी लग जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड, अब तुम्हारी टोटल इनकम कितनी हो गई इस साल की? क्या नहीं से 25 लाख हो गई? कितनी हो गई बोलो जरा वापस से। अब ध्यान से सुनो, एम्प्लॉई जो है ना वो क्या बोल रहा है? एम्प्लॉई गवर्नमेंट के पास गया और एम्प्लॉई ने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट मुझे ये 5 लाख रुपया अभी मिला है जिसपे मैंने पहले टैक्स भरा नहीं है, मुझे अभी टैक्स लग रहा है, मेरे को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम, बट अंडरस्टैंड गवर्नमेंट, once I include this 5 lakh rupees into 20 lakhs, my income or my tax on this 5 lakhs is, can I say, directly 30%। so मेरी इनकम पहले से ही 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो ये 5 लाख पे मुझे करंट ईयर में टैक्स लगेगा, बट क्या रेट पे लगेगा? 30%। बट अगर गवर्नमेंट यही इनकम मुझे पास्ट ईयर में मिल जाती और मैं इस पे टैक्स पास्ट ईयर में भर देता, तो शायद मेरा टैक्स वो टाइम पे कम आता और अभी टैक्स ज्यादा आ रहा है। मैंने जो बोला वो समझा? एम्प्लॉई किसके पास गया? गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑन 5 लाख रुपीज आई एम पेइंग टैक्स इन करंट ईयर। नाउ ऑन 5 लाख इफ आई एम लायबल टू पे टैक्स इन करंट ईयर में जो उस पे टैक्स आ रहा है इज हायर इफ सपोज दिस 5 लाख इज टैक्सेबल इन पास्ट ईयर ओनली, वो टाइम पे मेरा टैक्स कम आता, तो गवर्नमेंट आप मुझे प्लीज यहां पे रिलीफ दीजिए। क्या दीजिए? और ये है आपका सेक्शन रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्या है? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। पहले तो ये सेक्शन बनाया क्यों वो समझा। अब ध्यान से सुनो, आप गवर्नमेंट से मांगने क्या गए हो? रिलीफ। क्यों? क्या आपको टैक्स भरना नहीं है? ऐसा है? नहीं, भरना तो, लेकिन आपको ज्यादा टैक्स नहीं भरना है। सुन रहे तुम लोग? आपको ज्यादा टैक्स भरना नहीं है, इसी रीजन के वजह से आप गवर्नमेंट के पास गए हो। आप गवर्नमेंट को जाके क्या बोल रहे हो कि गवर्नमेंट मुझे ये 5 लाख रुपया
करंट ईयर में मिला है, जिसपे मुझे टैक्स करंट ईयर में लग रहा है। गवर्नमेंट ये 5 लाख पे मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं, मेरे को टैक्स ऐसा नहीं है नहीं देना है, देना है, लेकिन ऑन दिस 5 लाख रुपीज आई एम पेइंग टैक्स एट अ हायर रेट इन करंट ईयर। इफ सपोज दिस इनकम वुड हैव बीन रिसीव्ड इन 18-19, आई वुड हैव पेड टैक्स as lower as compared to the tax which I am paying in current year. तो गवर्नमेंट आप मुझे कुछ रिलीफ दो। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, एम्प्लॉय फर्स्ट यू प्रूव दैट यू आर पेइंग हायर अमाउंट ऑफ टैक्स इन करंट ईयर एज कंपेयर टू पास्ट ईयर। अगर तूने ये प्रूव, हम तुझे रिलीफ दे देंगे, हम तुझे क्या दे देंगे। एंड सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज फॉर एडवांस। व्हाट इज एडवांस? सैलरी ऑफ फ्यूचर ईयर रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन। तो एम्प्लॉय बोल रहा है ये करंट ईयर में टैक्स लग रहा है, अगर इस पे टैक्स मुझे नेक्स्ट ईयर में लगता तो मेरा टैक्स कम आता, तो आप मुझे कुछ रिलीफ दो। बट आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब में अरियर्स ही दिया हुआ है। बट अब क्वेश्चन आता है सर हमें ये प्रूव कैसे करना है? कुछ रट्टा नहीं मारना है, बहुत सिंपल है। पहले तो मुझे ये बताओ, अपने को क्या देखना है? 5 लाख पे अपन टैक्स कितना भर रहे, कब? करंट ईयर में। और वही 5 लाख पे हम टैक्स कितना भरते, कब? जब मिलता, पास्ट ईयर में मिल जाता तो। मतलब हमें क्या चाहिए? 5 लाख पे टैक्स इन करंट ईयर एंड 5 लाख पे टैक्स इन पास्ट ईयर। नहीं समझा? टोटल देयर आर 7 स्टेप्स, बट बहुत इजी है। इधर देखो है सब लोग। स्टेप नंबर 20 लाख करंट ईयर की इनकम है, 5 लाख अरियर्स है। पहले 25 लाख पे क्या निकाल लो? टोटल टैक्स। इतना तुम्हें अभी भरना है। अब अपन मांग रहे हैं इसमें से रिलीफ। अब क्या करो पता है? स्टेप नंबर 2, 20 लाख पे टैक्स निकालो, कितना आता? बराबर ना? पहले 25 पे निकालो, फिर तो स्टेप 3 क्या होगा पता है? 1 - 2। ये तुम्हें क्या मिल गया पता है? करंट ईयर में 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा करंट ईयर में। समझो एग्जांपल, ये 2 लाख आया, ओए ये 2 लाख आया, ये 2 लाख करंट ईयर में टैक्स है ऑन 5 lakhs। ऑन 5 lakhs यू आर लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट अमाउंट इज 2 लाख रुपीज। बराबर? अब यही 3 स्टेप्स तुम्हें रिपीट करने हैं फॉर पास्ट ईयर। मतलब समझो 18-19 की तुम्हारी इनकम 12 लाख थी, तो अब तुम क्या करो? 4th स्टेप में 12 लाख लो प्लस 5 lakhs करो। ऐसा सोचो कि अगर वो टाइम पे मिल जाता तो क्या होता? तो 17 लाख पे आपको वो टाइम पे टैक्स लगता। एंड 5th स्टेप 12 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करो कि तुम्हारा टैक्स कितना होता। बोलो यस के नो? स्टेप नंबर 6, 4 - 5। समझो ये टैक्स आया 1.5 लाख रुपया। करंट ईयर में तुम 5 लाख पे कितना भर रहे हो एंड पास्ट ईयर में कितना भरते हैं? क्या तुम ज्यादा भर रहे हो करंट ईयर में? कितना? वो हो गया तुम्हारा रिलीफ। स्टेप नंबर 7, 3 - 6। क्लियर? बट अपन सोच रहे उतनी चीजें इजी नहीं होगी। इधर 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 जब तुम टोटल टैक्स कैलकुलेट करोगे स्टेप 1 और 2 में, you will use slab rates of current year। 4 और 5 में you will use slab rates of past years। करंट ईयर के स्लैब रेट्स हम लोगों को याद होने चाहिए, पास्ट ईयर के स्लैब रेट आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझा? तुम्हें यह समझा इधर करंट ईयर के क्यों आएंगे, इधर पास्ट ईयर के क्यों आएंगे? अपने को क्या चाहिए? 5 लाख पे अभी कितना भर रहे? 5 लाख पे तब कितना भरते हैं? तो उधर के लिए तो वो टाइम के स्लैब रेट्स चाहिए, तो वो स्लैब रेट्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे। ये वाले स्लैब रेट्स आपको याद होने चाहिए। बराबर? सो ये आपके टोटल 7 स्टेप्स हैं टू कैलकुलेट रिलीफ। समझा कि नहीं समझा? पक्का? अब अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसमें आप लोगों को अरियर्स 3 साल का मिल रहा है। मतलब 18-19, 17-18, 16-17, 3 साल का अरियर्स एक साथ इस साल मिला है।
कौन से स्टेप्स में अपने को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? 1 और 2 तो बहुत सिंपल है। अरे भाई, तीनों साल का मिला, तीनों साल का ऐड करके समझो ये 5 लाख रुपया, 1 साल का 3 लाख था, 1 साल का 1 लाख था और 1 साल का 1 लाख था। तो अपन स्टेप 1 और स्टेप 2 तो सेम ही रहेगा अपना, उसमें तो करंट ईयर में टैक्स निकालना है। स्टेप 4 और 5 जो है ना, उसमें आपके 3 कैलकुलेशंस हो जाएंगे। स्टेप 4 में 3 कैलकुलेशन, स्टेप 5 में 3 कैलकुलेशन, और फिर 4 - 5 करना पड़ेगा। नहीं समझा? तो उधर अपने को अभी स्लैब रेट्स बहुत यूज करने हैं। समझा कि नहीं? पहला तो ये अपना इंट्रोडक्शन खत्म हो गया और सेक्शन 89 का एक्सप्लेनेशन। तो मैं कुछ डाउट हो तो बोलो, मैं रिपीट करता हूं। सेक्शन 89 समझा है? चलो अभी आप लोग पहले ये सारी चीजें लिख लो बुक में से, सेक्शन 89 तक। अच्छा, जब तुम ये सेकेंड पॉइंट लिखोगे ना, सेकेंड पॉइंट के बाद अपन एक एग्जाम्पल डालेंगे इधर, ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था ना, ये। तो सेकेंड पॉइंट तक लिखो और फिर आप लोग एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे रखता हूँ, फिर वो कॉपी करना, फिर फॉर्मेट आएगा और फिर सेक्शन 89। चलो यहाँ पे ध्यान दो। सैलरी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा आएगा नहीं। पहले 2 मिनट सुन लो, बाद में करो। हरी करके पर्सन है जिसकी एज 72 इयर्स है। कौन से दिन पे? 28 मार्च 25। मतलब कहना इसे 24-25 जो ईयर है उसमें वो 72 इयर्स का तो है। अगर आप पूरे साल में एक भी दिन सीनियर सिटीजन रहते हो ना, एक भी दिन, तो आपको पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन मान लिया जाता है। तो अभी यहाँ पे तो आप पहले से ही सीनियर सिटीजन ही हो। तो अभी आपको ये याद रखना है कि करंट ईयर में आपको स्लैब रेट्स ऑप्शनल स्कीम में कहने से वो 3 लाख वाले लगेंगे। आपको 3,45,000 अरियर्स मिला है और करंट ईयर का इनकम 10,20,000 है। यही 3,45,000 3 साल का मिला है, 1, 2 और 3। ये अरियर्स दिख रही है, इन तीनों को ऐड करोगे तो 3,45,000 आएगा। और ये आपकी उस साल की इनकम है जिस पे आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है। आपको नीचे स्लैब रेट्स दिए हैं। स्लैब रेट्स आपको 2 पार्ट में दिए हैं कि अगर आप पास्ट ईयर्स में सीनियर सिटीजन होते हैं तो ये वाले स्लैब रेट लगते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो ये वाले। मतलब अब दोनों में से कोई भी एक स्लैब रेट अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट की इनकम मिल रही है, मतलब आपकी एज कम हुई रहेगी। तो आपको पहले तो ये सालों में आपकी एज देखनी होगी क्या है, एंड अकॉर्डिंगली कहना इसे स्लैब रेट सिलेक्ट करना है। अभी तुम लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है, पहले वही चीज 3% थी और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एजुकेशन से 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से 1%। मतलब आप डायरेक्टली टोटल 3% ही कर लेना। किस पे? बेसिक टैक्स पे। सो 3% वॉज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अर्लियर। सो वो चीज ध्यान में रखना। अब तुम्हें ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, सोल्यूशन मत देखना, तुम तुम्हारे हिसाब से सॉल्व करके बैठ जाओ, बस सोल्यूशन मत देखना। 7 स्टेप्स है, करो। और बेसिक टैक्स में वो बाइफर्गेशन दिखाने की बार बार जरूरत नहीं है। 0 to 3 लाख, 3 to 5 डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर तुम्हें जम रहा है तो। ये सब में यहाँ पे आपकी एज कितनी आई है? 58, यहाँ पे 59 और 60। तो आपको यहाँ पे ये वाला स्लैब रेट यूज़ करना है, यहाँ पे 180 वाला और यहाँ पे 250, वो ध्यान में रखो। Recording in progress. आया आंसर? कितना आ रहा है? 15,455। इतना आपको रिलीफ मिलेगा। चलो
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो अपने को डिस्कशन स्टार्ट करना है वो है अलाउंसेस। ये आप लोगों का नोट नंबर 1 अभी स्टार्ट हो रहा है। अपन ने फॉर्मेट लिखा था बराबर, फॉर्मेट में अपन ने नोट नंबर 1 देखो क्या लिखा है, अलाउंसेस। चलो ध्यान से सुनो, पहला जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है यहाँ पे वो है सेक्शन नंबर 10(7) करके। अब ध्यान देना, जब भी आपके सामने मैं सेक्शन नंबर 10 लिखूंगा ना, 10, फिर आगे कोई भी क्लॉज लिखूँ, जैसे 10(7) लिखा, आगे 10(13)A आएगा, 10(10), 10(10)A, 10(10)AA। जैसे ही 10 आ गया ना आपके सामने, ऐसा समझना गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इनकम को एग्जम्प्ट किया हुआ है। क्या किया है? कुछ ना कुछ इनकम को एग्जम्प्ट किया हुआ है। सो जैसे ही मैं आपके सामने सेक्शन 10 लिखूंगा, समझ लेना कुछ ना कुछ चीज एग्जम्प्ट होने वाली है। पहला सेक्शन जो मेरे को पढ़ाना है वो है सेक्शन नंबर 10(7). अब सेक्शन 10(7) में आप लोगों को टोटल 3 कंडीशंस दी है। अगर ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही सेक्शन 10(7) एप्लीकेबल है। अब ये 3 कंडीशंस है ना, आप लोगों को पहले से ही आती है। एम्प्लॉयर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉई अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड एम्प्लॉई इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। कुछ ऐसा याद आ रहा है? सो अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी, तो हमने एक पहले सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 9, कहना इसे ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके बेसिस पे हमने पढ़ा था कि ये एम्प्लॉय को जो भी इनकम आ रही है दैट इज कहना इसे अक्रूड इन इंडिया। याद आ रहा है? मैंने आपको इधर एम्बेसी का एग्जाम्पल दिया था कि लोग यहाँ से एम्बेसी में काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो लोग काम भले ही बाहर कर रहे हैं, बट कहना इसे काम तो इंडिया के लिए ही कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। बट अब तुम समझो, ये एम्प्लॉई एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के बाहर एम्बेसी में काम करने के लिए जा रहा है। ये बात बराबर है कि हम लोगों को उनकी सैलरी इनकम पे टैक्स लेना चाहिए, बट आज ये काम भी देश के लिए बाहर कर रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको हम थोड़ा सा बेनिफिट भी देते हैं, और इसीलिए बोला कि सेक्शन नंबर 10(7) भी इनको एप्लीकेबल है। और सेक्शन 10(7) क्या बोलता है कि जो भी अलाउंस मिलेगा इन लोगों को, बोलो क्या मिलेगा, प्लस जो भी इनको परक्विजिट्स मिलेंगे, बोलो क्या मिलेंगे, ये सारा का सारा फुल्ली इट इज एग्जेम्प्ट। मतलब इनको कोई भी चीज पे टैक्स नहीं है, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स में। कौन सी चीज पे? अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। अब इसका मतलब अगर समझो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि बेसिक सैलरी इन लोगों की 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ, एंड इनको समझो एक अलाउंस मिल रहा है दैट इज फॉरेन अलाउंस 10,000 रुपया पर मंथ। ये 2 चीज़ें समझो वो एम्प्लॉय को मिल रही है। तो हाउ यू विल प्रेजेंट दिस थिंग? So first you will write name of employee, then you will write computation of income from salary for previous year 24-25 particulars। एक होगा इनर कॉलम और एक होगा आउटर कॉलम। पहले आप क्या लिखोगे बोलो? बेसिक सैलरी, जो आउटर कॉलम में जाएगी 12 लाख फुल्ली टैक्सेबल। फिर आप लिखोगे फॉरेन अलाउंस, कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में लिखोगे 1,20,000, 10,000 इंटू 12 माइनस करोगे
exempt under section 10(7) 1,20,000 और आउटर कॉलम में जाएगा 0 और ये 12 का 12 लाख आपका आ गया ग्रॉस सैलरी। आ रहा है समझ में? अगर सेक्शन 10(7) नहीं बनाया जाता, तुम्हें समझ में आ रहा है, वो फॉरेन अलाउंस 120 आउटर कॉलम में चला जाता। सी ये जो टैक्स लग रहा है ना, दैट इज एज पर सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के हिसाब से ये टैक्सेबल है, बट बिकॉज ऑफ सेक्शन 10(7) के नहीं से आपको एग्जम्पशन मिला है। सो ये पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10(7) जो हम लोगों को डिस्कस करना था। एक और सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन नहीं है सॉरी, एक और अलाउंस डिस्कस करते हैं और वो है डियरनेस अलाउंस। बोलो क्या है? सुना है कभी ये वर्ड डियरनेस अलाउंस? ध्यान देना, पहले तो डियरनेस अलाउंस पे कोई गवर्नमेंट आपको ऐसा बेनिफिट नहीं देता है, सो देयर इज नो एग्जम्पशन इन केस ऑफ डियरनेस अलाउंस। मैं आपको डियरनेस अलाउंस इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मेरा जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो पॉइंट के अंदर डियरनेस अलाउंस का कॉन्सेप्ट आता है। सो मैं आप लोगों को बस यही रीजन के वजह से डियरनेस अलाउंस सिखा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, डियरनेस अलाउंस क्या है? तो डियरनेस अलाउंस जो है ना, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आज महंगाई के वजह से, इन्फ्लेशन के वजह से गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है, तो वो इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए जो अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है उसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। सो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, मैं आपको डियरनेस अलाउंस दे रहा हूं। क्यों? ताकि जो महंगाई के वजह से गुड्स की प्राइस बढ़ी है, सर्विसेज की प्राइस बढ़ी है, आप वो गुड्स, आप वो सर्विसेज खरीद सको या ले सको। अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरे को आप क्लास के बाहर मत पूछना, जो भी डाउट्स हो अभी पूछ लेना ये वाले एक्सप्लेनेशन में। सो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा एक्सप्लेनेशन, सो बराबर से सुनना। डियरनेस अलाउंस जो है ना, ये 2 टाइप के डियरनेस अलाउंस होते हैं। पहला, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, या फिर डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, या फिर डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और दूसरा होता है डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये 2 टाइप के, बोलो क्या होते हैं? डियरनेस अलाउंस। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों के साइड से गलती क्या होती है वो भी समझना। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट करते हो, मतलब ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं। एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉई को डियरनेस अलाउंस पे करता है। समझो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, मैं आपको बोल रहा हूं ये ले भाई डियरनेस अलाउंस 10,000 रुपया, 10,000 पर मंथ में आपको डियरनेस अलाउंस दे रहा हूं, जिसमें से मैं आपको बोल रहा हूं कि 6,000 डियरनेस अलाउंस पर मंथ इज इन टर्म्स एंड 4,000 डियरनेस अलाउंस पर मंथ इज नॉट इन टर्म्स। ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं, या बोल रहा हूं 6,000 इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी,
4,000 इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। मतलब मैं आपको महीने का कितना दे रहा हूं, पहले तो डियरनेस अलाउंस 10,000, उसमें से 6,000 इन टर्म्स है एंड 4,000 नॉट इन टर्म्स। मतलब दे रहा हूं 10,000, मैं बोल रहा हूं ये ले 10, क्या है ये 10 डियरनेस अलाउंस, इसमें से मैं बोल रहा हूं 6,000 ये वाला डियरनेस अलाउंस है पहला वाला, और 4,000 दूसरा वाला है। अब तुम्हारे साइड से एक गलती क्या होती है, तुम ये पढ़ते हो ना, क्या लिखा है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा इंटरप्रिट करते हो क्या कि ये 6,000 एम्प्लॉई के सैलरी के अंदर आना चाहिए, मतलब ये 6,000 पे एम्प्लॉई को टैक्स लगना चाहिए, और ये 4,000 शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब ये 4,000 पे एम्प्लॉई को टैक्स नहीं लगना चाहिए। दिस इज योर इंटरप्रिटेशन। क्यों? क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो आपको लगता है ये 6,000 एम्प्लॉई को टैक्सेबल है, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब जब आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें आना चाहिए, दिस शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ध्यान से सुनो, आपको डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स मिले या आपको डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स मिले, बोथ दिस डियरनेस अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ये ले 6,000, क्या है, इन टर्म्स, आउटर कॉलम में टैक्सेबल, ये ले 4,000, क्या है, नॉट इन टर्म्स, आउटर कॉलम में टैक्सेबल। बोथ दिस डियरनेस अलाउंसेस आर फुल्ली, so it means you will write directly in outer column। आप डियरनेस अलाउंस को दोनों को पहले तो टैक्स करोगे। अच्छा, आपको डियरनेस अलाउंस कब मिलता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट करते हो। तो जैसे आपको बेसिक सैलरी मिलता है वैसे ही आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ये ले भाई डियरनेस अलाउंस। अब इसमें से कुछ पोर्शन इन टर्म्स हो सकता है, कुछ पोर्शन नॉट इन टर्म्स भी हो सकता है। आपको डियरनेस अलाउंस मिला, वेदर इट इज in terms or not in terms, it is fully so whether it is in terms or not in terms, can I say both this dearness allowance you will write in, पहले भेजे में इतना गया। अब तुम्हारा डाउट ये होना चाहिए कि सर फिर ये दोनों का मीनिंग क्या है, वाई वर्ड्स दिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी इज देयर या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ये क्यों वर्डिंग्स है ऐसे। अब ध्यान से सुनना, समझो आप ये ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे थे, 15-20 साल आपने काम किया, फिर आप ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो, तो आपने क्या ले लिया, बोलो, रिटायरमेंट लिया। मतलब अब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो। अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो तो एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉई को क्या पे करेगा, क्या नहीं से रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे करेगा। क्या पे करेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब चीजें दी जाएगी। कौन देगा ये, किसको देगा? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये एम्प्लॉई को रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए मेरे को तुम्हें ग्रेचुइटी देने का है, मेरे को तुम्हें पेंशन देने का है, तो मेरे को पहले कहने से मेरे को वो पेंशन और सब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझो आप सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अब समझो कि आप सब रिटायर हो रहे हो, तो थोड़ी सबको सेम ग्रेचुइटी मिलेगा, सबको सेम पेंशन मिलेगा, सबका अलग अलग होगा, इसको अलग अमाउंट जाएगा, आपको अलग जाएगा, आपको सबको अलग अलग अमाउंट जाएगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट देने से पहले, सपोज मुझे आपको 5 लाख ग्रेचुइटी देना है, तो पहले मैं 5 लाख क्या करूंगा, कैलकुलेट भी तो करूंगा ना। अच्छा, अब कैलकुलेशन करते वक्त कौन सी चीज का कैलकुलेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, मतलब मुझे आपको कितना रिटायरमेंट बेनिफिट देना है वो कैलकुलेट करते वक्त क्या नहीं से मैं कुछ चीजों को ध्यान में रख के ये कैलकुलेशन करूंगा। क्या क्या चीजें ध्यान में रखूंगा, तो क्या नहीं से नंबर 1
मैं ध्यान में रखूंगा कि आपने कितने साल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अब सोचो अगर कोई बंदे ने 20 साल काम किया है और एक बंदे ने अगर 25 साल काम किया है, किसको रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए? तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ये चीज को मैं ध्यान में रखूंगा। दूसरा मैं क्या ध्यान में रखूंगा, मतलब मुझे अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट देना है तो क्या नहीं से सैलरी भी ध्यान में रखूंगा मैं आपकी कितनी है। अरे बोलो यार, मतलब सैलरी, नंबर ऑफ ईयर्स, क्या लेवल पे आप लोग काम कर रहे थे, कैसा आपका परफॉर्मेंस था, क्या नहीं से ये सब चीजों को ध्यान में मैं आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दूंगा। सब लोग अग्री कर रहे हो? सो नाउ कैन आई से टू कैलकुलेट रिटायरमेंट बेनिफिट, ध्यान से सुनना, टू कैलकुलेट रिटायरमेंट बेनिफिट वन ऑफ द फैक्टर इज कैन आई से सैलरी। अब ये वाली सैलरी कौन सी सैलरी? जो एम्प्लॉयर यूज करेगा क्या चीज के लिए? रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए। ये वाली सैलरी के अंदर डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स जो होगा ना उसको इंक्लूड किया जाएगा और डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब तुम देखो क्या लिखा है, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, दिख रहा है, दिस इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, विच सैलरी विच एम्प्लॉयर विल टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिटायरमेंट बेनिफिट। मुझे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट देने हैं, उसके लिए मैं आपकी सैलरी चेक करूंगा, वो सैलरी के अंदर डियरनेस अलाउंस जो आपको मिला था कौन सा? इन टर्म्स, वो मैं इंक्लूड करूंगा और ये वाला इंक्लूड नहीं करूंगा। पहले तो तुम्हें डियरनेस अलाउंस मिला कब था? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। तुम्हें डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, बस ये वाला डियरनेस अलाउंस जब तुम रिटायर होंगे ना तो तुम्हारी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा और नॉट इन टर्म्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। याद रखना, ये दोनों के दोनों डियरनेस अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। बोलो समझा तुम्हें? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब तुम्हारा फायदा किस में है? कौन सा डियरनेस अलाउंस रिसीव करने में तुम्हारा फायदा है? इन टर्म्स के नॉट इन टर्म्स? इन टर्म्स। क्यों? जिसके इसके वजह से तुम्हारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन टर्म्स मिलेगा कि नॉट इन टर्म्स, ये कैसे पता चलेगा? वो तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बट प्रैक्टिकली वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर डिसाइड करते हैं। आज मैं एम्प्लॉयर हूं और तुम एम्प्लॉय हो और समझो मुझे तुम्हारी जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं आपको इन टर्म्स भी देने के लिए तैयार हो जाऊं। अगर जरूरत नहीं है तो नॉट इन टर्म्स, या फिर दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि चलो भाई इतना पोर्शन इन टर्म्स रखते हैं और इतना नॉट इन टर्म्स। समझा? सो व्हाट इज डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी? वाई वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी इज देयर? समझ में आया? जो एम्प्लॉयर सैलरी लेगा क्या चीज के लिए? रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए। वो सैलरी के अंदर डियरनेस अलाउंस जो आपको मिला था ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, जो इन टर्म्स था, वो इंक्लूड होगा, दूसरा नहीं होगा। सो कंफ्यूज मत होना, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड दोनों के दोनों डियरनेस अलाउंसेस आर टैक्सेबल, दोनों पे आपको टैक्स है। क्लियर हुआ? तो ये कोई एग्जम्प्ट अलाउंस नहीं है, इट्स अ टैक्सेबल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। मैंने पहला सेक्शन करवाया 10(7), अभी मैंने करवाया डियरनेस अलाउंस। पहले भेजे में इतना गया तुम्हारे, पक्का समझा ही है? कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। क्लियर हुआ ना? हाँ, अब यही चीज अपने लेक्चर में आगे आएगी। अब बार बार कहीं ना कहीं आएगा इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स, इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स, तो वो तुम्हें क्लैरिफिकेशन पहले से ही होना चाहिए क्या है। चलो अब अलाउंसेस करके हेडिंग दो, पहला लिखो 10(7). ये अपना सेक्शन 10(7), ये तुम्हें समझा 10(7)? ओके। अब है ना, मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 तुम सॉल्व करोगे डिफॉल्ट स्कीम में। फर्क कहां पे आएगा पता है? सिर्फ
फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ही। थर्ड और फोर्थ स्टेप तो आपका सॉरी फोर्थ और फिफ्थ स्टेप तो सेम ही रहेगा। अरे यार पास्ट ईयर के टैक्स तो सेम ही रहेंगे ना, तो आपको सिर्फ स्टेप 1 और 2 में चेंजेस देखे मिलेंगे। तो वो एक बार तुम सॉल्व करोगे अभी, और उसके बाद होमवर्क सेक्शन जो है ना, होमवर्क सेक्शन उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, वो बड़ा है कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो ये पहले कर लो, क्वेश्चन नंबर 1। और जो मैंने आपको बोला डिफॉल्ट स्कीम वाला वो बाद में करो। समझा ना तुम्हें? डिफॉल्ट स्कीम में सिर्फ 1 और 2 में ही चेंजेस आएंगे। स्टेप 4 और 5 तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि उसमें तो पास्ट ईयर का ही स्लैब रेट निकालना है, वो तो आपने पहले से निकाल के रखा है। तो 1 और 2 में चेंजेस आएंगे, तो 1 और 2 स्टेप 3 मिल जाएगा। 4, 5, 6 आपने किया हुआ है, देखो रिलीफ आ रहा है कि नहीं, बट वो बाद में करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लो, ये सॉल्व कर लो। ये आपका स्कोप ऑफ इनकम एंड सैलरी का मर्जर है, इजी है क्वेश्चन, देख लो एक बार। पहले तो तुम्हें ये सम में समझ में आया, तो ये लास्ट ईयर ही चला गया था, तो ये साल में तो वो इंडिया में आया ही नहीं है, सो इज अ एनआर। यहाँ से ये पता चल गया। अब तुम मुझे बताते जाओ, बोलो ये सैलरी इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, फॉरेन अलाउंस अभी अपन ने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया टैक्सेबल, और ये 2 इनकम एग्जाम मतलब नॉट टैक्सेबल, क्योंकि दिस इनकम इज अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड। समझा? सिर्फ लिख लो सोल्यूशन। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि इज अ नॉन रेसिडेंट, वो दिखाना पड़ेगा। एंड नॉन रेसिडेंट है इसीलिए सी फर्स्ट यू विल एक्सप्लेन व्हाई इज नॉन रेसिडेंट, क्योंकि आप उसका स्टे इन इंडिया इन करंट ईयर इज फॉर 0 days, सो इट डजंट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन A and B, देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट। इफ पर्सन इज नॉन रेसिडेंट, then as per that scope of income which is accrued or received in India is only taxable. Income accrued and received बराबर, बस। तो वो आप लोगों को फिर आप लोग लास्ट में सोल्यूशन आया समझ में? इसका आप अभी सोल्यूशन बना लो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 वो डिफॉल्ट में, जिसमें स्टेप 1 और 2 ही करना है और रिलीफ देख लेना है कितना है। फिर लेक्चर आपका ब्रेक स्टार्ट, अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल का फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस रेंट अलाउंस करके है, 8 मार्क का क्वेश्चन उस पर आ सकता है, सिर्फ वो एक कॉन्सेप्ट है, तो वो कल डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये कंप्लीट कर लो, ठीक है? चलो बाय बाय।